माय यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन पे भी कवर करना शुरू कर दिया है ताकि आपकी पढ़ाई को एक नई दिशा, एक नया आयाम मिल सके। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन पे ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है ताकि एग्जाम में जो करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन निकल के जो सामने आते हैं, अगर हम उन पे कमांड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में समस्याएं आएंगी और एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं, जो भी एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, वे हमेशा स्टैटिक और करंट दोनों को बेस बनाकर पढ़ाई करते हैं और दोनों को एक साथ लेके चलते हैं ताकि करंट से भी सवाल न छूटे और अगर करंट से रिलेटेड उसके स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आए तो वो भी ना छूटे। ठीक उसी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक जानने के बाद उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सतत विकास। क्या है? सतत विकास। इसका इंग्लिश वर्जन हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सतत विकास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सतत विकास आज हमारे पर्यावरण के लिए एक अनिवार्य अंग बन गया है। इसके बिना हम अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठा ही नहीं सकते। इसलिए सतत विकास क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, ये शब्द कब इस्तेमाल किए गए थे, ठीक है, इसके महत्व क्या क्या है, इसमें कितने प्रकार के गोल हैं, ठीक है, यानी लक्ष्य हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि यूपीएससी के प्री और मेंस एग्जाम में ये जो टॉपिक है सतत विकास का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये हमारे सिलेबस में डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन इन्वायरमेंट शब्द करके उसमें ये, अगर हम इन्वायरमेंट से यूपीएससी का मेन सिलेबस देखें तो इन्वायरमेंट शब्द है और उस इन्वायरमेंट में हमको सतत विकास पढ़ना है। ठीक है, इस वजह से भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे तो ये सभी छोटे बड़े एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सतत विकास को जानने से पहले कि ये क्या है, इसको जानने से पहले हम इसकी एक परिभाषा को समझ लेते हैं कि आखिर सतत विकास होता क्या है। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सतत विकास का अर्थ क्या होता है ये जानना। तो सतत विकास वह विकास है, चलिए लिख देते हैं ताकि आप लोग देख सकें। वह विकास जो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ियों के साथ साथ भावी पीढ़ियों वह विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ियों के साथ साथ भावी पीढ़ियों को भी लाभान्वित
लर्निंग। ठीक है, ये एक छोटी सी परिभाषा हो गई सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि वह विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। यहाँ दो या तीन शब्द बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर्यावरण एक इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण का मतलब कि सब चीज आ गया है इसमें। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ियों के साथ साथ भावी पीढ़ियों को भी लाभान्वित करें। ठीक है, यहाँ वर्तमान पीढ़ी है और यहाँ भावी पीढ़ी है। ये दोनों शब्द आप ध्यान रखेंगे। इन दोनों शब्दों से ही सतत विकास की परिभाषा तैयार होती है, इसका डिफिनेशन तैयार होता है। कहने का मतलब यहाँ है, कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि मान लीजिए आज जो वन संसाधन है, ठीक है, आज उस वन संसाधन का जो हम यूज कर रहे हैं, उस वन संसाधन का यूज केवल हम आज के लिए ही न करें, हम उसका यूज या इस्तेमाल इस तरीके से करें कि हम रहे ना रहे, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो भी उसका इस्तेमाल कर सके। यही होता है सतत विकास। ठीक है, ये तो हो गई एक छोटी सी परिभाषा। आइए चलते हैं इसके कुछ अगले टॉपिक्स को देख लेते हैं कि हमारा इससे रिलेटेड अगला टॉपिक क्या है एग्जाम के नजरिए से। ठीक है, चलिए अब यहाँ ये जान लेना ज्यादा जरूरी है कि सतत विकास की जो अवधारणा थी वो किस सम्मेलन से आई, किस सम्मेलन से निकल के आई, किस समिट से इसकी अवधारणा हम सबके सामने आई। तो चलिए देखते हैं कि सतत विकास की जो अवधारणा थी कहाँ से ये निकल के आई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1992 में 1992 में एक रियो सम्मेलन हुआ था, रियो समिट हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1992 में 1992 में एक रियो सम्मेलन यानी रियो समिट हुआ था। ठीक है, प्रत्येक देश के बीच में। और ये जो रियो सम्मेलन हुआ था वो रियो डी जेनेरो ब्राजील, रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। ठीक है, ये ब्राजील का एक शहर है। हालांकि ये पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी ब्राजील की, लेकिन अब ये एक शहर है। तो आप सभी जानते हैं कि 1992 में 1992 में रियो समिट हुआ था रियो डी जेनेरो में। कितने जगह आपको जेनेरो पढ़ने को मिलता है, कितनी जगह जेनेरियो पढ़ने को मिलता है, वो दोनों प्रोनाउंसिएशन है जिसको हम अलग अलग बोल देते हैं, लेकिन जेनेरो परफेक्ट शब्द है। ठीक है, और इसी 1992 के रियो सम्मेलन में ही एक सम्मेलन और हुआ था जिसका नाम है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट, ये भी 1992 में ही आया था। इसी पृथ्वी सम्मेलन में ही सतत विकास की अवधारणा सामने आई। सतत विकास की अवधारणा सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आया पृथ्वी सम्मेलन 1992 के पृथ्वी सम्मेलन यानी रियो सम्मेलन में ही। इसको कभी कभी हम रियो सम्मेलन भी कह देते हैं। पृथ्वी सम्मेलन को कभी कभी हम रियो सम्मेलन भी कह देते हैं। सतत विकास की अवधारणा इसी सम्मेलन में सामने आई, इसका कॉन्सेप्ट सामने आया। इसी सम्मेलन में रियो सम्मेलन में ही दो और जो कॉन्सेप्ट थे वो सामने आए। पहला कॉन्सेप्ट ये था
कि UNFCCC का कॉन्सेप्ट सामने आया जो कि पर्यावरण से संबंधित है। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट सामने आया CBD यानी कॉन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, CBD कॉन्सेप्ट सामने आया, ठीक है। इससे कितने कॉन्सेप्ट सामने आए, UNFCCC, CBD, सतत विकास की अवधारणा। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट सामने निकल के आया, जिसका आह्वान किया गया, वो था एजेंडा 21। चलिए देखते हैं एजेंडा 21। क्या सामने आया, तो एजेंडा 21, यहाँ 21 का मतलब 21वीं शताब्दी से था। किससे था, हमारी 21वीं आने वाली 21वीं शताब्दी से था, ठीक है। एजेंडा 21 का जो आह्वान किया गया, इसी पृथ्वी सम्मेलन यानी रियो सम्मेलन 1992 के पृथ्वी या रियो सम्मेलन में ही सामने लाया गया, ठीक है। और तभी से ये एजेंडा 21 लगातार चर्चा में बना हुआ है। हम इसके बारे में भी जानेंगे कि एजेंडा 21 होता क्या है। हालांकि यहाँ से यहाँ हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है सतत विकास। यहाँ तो हमने कुछ मेन टॉपिक को जाना कि पृथ्वी सम्मेलन से क्या क्या चीजें उभर के सामने आई, किन किन चीजों को लाया गया, एक छोटे मोटे जानकारी जो है, नॉलेज जो है, वो आपके पास इकट्ठा हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं सतत विकास के अगले टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं कि वो क्या है। जैसा कि आप सबने जाना कि रियो 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ था, उसमें एजेंडा 21 को लाया गया। एजेंडा 21 का कॉन्सेप्ट सामने आया। यहाँ 21 का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ 21 का मतलब हमारी 21वीं शताब्दी से है, ठीक है। रियो सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, ठीक उसके 5 साल बाद यानी रियो +5 आया। रियो +5 का यहाँ क्या मतलब है कि 1992 जो ये वर्ष था, 1992 में अगर हम +5 ऐड करते हैं तो यहाँ 1997 हो जाता है। तो 1997 में एक सम्मेलन और बैठाया गया, जिसको हम लोग रियो +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, और इसे न्यूयॉर्क सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बेसिकली न्यूयॉर्क में गठित हुआ। न्यूयॉर्क समिट, ठीक है, न्यूयॉर्क समिट। और ये जो आया रियो +5 जो आया, अगर कोई आपसे सवाल करे कि रियो +5 किस उपलक्ष्य में लाया गया, किस चीज को मद्देनजर रखते हुए लाया गया, तो आप ये कहेंगे कि एजेंडा 21 जो 1992 में एजेंडा 21 कॉन्सेप्ट जो सामने आया, उसकी समीक्षा करने के लिए ये रियो +5 यानी 1997 का कॉन्सेप्ट जो था न्यूयॉर्क सम्मेलन में, उसको सामने लाया गया। किस लिए, तो एजेंडा 21 की समीक्षा के लिए ये रियो +5 लाया गया। ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। कभी कभी एग्जामिनर इस तरह के भी सवाल बना देते हैं कि रियो +5 या न्यूयॉर्क सम्मेलन जो सतत विकास या पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित था, वो किस उपलक्ष्य में लाया गया, तो एजेंडा 21 की समीक्षा करने के लिए लाया गया, ठीक है। ठीक इसके आगे चलते हैं, देखते हैं कि रियो +5 के बाद से जो सम्मेलन आया,
+5 के बाद से जो सम्मेलन आया वो रियो +10 आया। क्या आया? रियो +10। 10 का मतलब यहाँ एक बार फिर से आप ये सब जान लें कि 1992 में अगर हम +10 ऐड करते हैं तो यहाँ पे 2002 निकल के सामने आता है। यानी 2002 में रियो पृथ्वी सम्मेलन यानी 1992 में हुए रियो समिट का एक सम्मेलन यहाँ 2002 में होता है, जो कि जोहान्सबर्ग में होता है। कहाँ होता है? जोहान्सबर्ग में होता है 2002 में। ठीक है, इसको मैं साफ लिख देती हूँ। 2002 में होता है रियो +10। 10 यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि +5 के बाद यानी +5 यानी 5 साल बाद, तो 5 साल पहले 1992 के बाद जो आया था +5 के बाद ये जो +5 बचा वो मिलके +10 हो गया। और इसी 1992 के 10 साल बाद आने का जो मतलब है वो 2002 हुआ। 1992 +10 करेंगे तो निकल के 2002 सामने आएगा। यहाँ ये हिसाब किताब आप लोग मैथमेटिक्स याद रखेंगे। ठीक है, जो कि जोहान्सबर्ग में हुआ। अब रियो +10 इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो ये जो सम्मेलन है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ एक कॉन्सेप्ट और सामने निकल के आया और वो कॉन्सेप्ट था सतत विकास पर विश्व सम्मेलन लाया गया। सतत विकास पर विश्व सम्मेलन यानी वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, वो आया वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कब आया? तो रियो +10 में इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, यहां से भी सवाल बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट सामने निकल के आया? वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास पर विश्व सम्मेलन। ये कॉन्सेप्ट सामने निकल के आया। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक तो हमने जाना कि 1992 से लेके 1997 और 1997 से लेके 2002 तक ये विभिन्न सम्मेलन हो चुके थे। ठीक रियो +10 के बाद जो सम्मेलन हुआ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ हमारे पर्यावरण के लिए। देखते हैं कि जो नेक्स्ट समिट हुआ वो कब, कहां और क्यों हुआ। ठीक है, तो जो हमारा रियो +10 के बाद जो समिट हुआ वो हुआ रियो +20 के नाम से हुआ। यहाँ जैसा कि आप पिछले मैथमेटिक्स से तो समझ ही गए होंगे कि रियो +20 क्या है। तो 1992 के 20 वर्ष बाद यानी 2012, ठीक है, 2012 में रियो +20 के नाम से एक समिट किया गया। अगेन रियो डी जेनेरो में। कहां पे? तो रियो डी जेनेरो में। जैसा कि हमने आपको बताया कि रियो +20 अन्य समिट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था
और इसमें भी कई कॉन्सेप्ट, कई महत्वपूर्ण बिंदु निकल के सामने आए जिसपे समीक्षा की गई रियो डी जेनेरो में 2012 में। कभी कभी एग्जाम में कहीं ये टर्म भी पूछ लेता है, कभी कभी एग्जाम में रियो 2012 भी पूछ लेता है। तो आप इसको और इसको, इन दोनों को कंबाइन करके ध्यान में रखना कि कब कौन सा लक्ष्य निकल के सामने आया। तो रियो +20 में जो भी टॉपिक सामने निकल के आए, आइए देखते हैं कि वो क्या क्या थे। लेकिन इन सबसे पहले जान लेते हैं कि रियो +20 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसके बारे में जानना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी जो थीम थी वो थी द फ्यूचर वी वांट। क्या थीम थी इसकी? रियो +20 की जो थीम थी वो थी द फ्यूचर वी वांट। ये उसकी थीम थी। कभी कभी एग्जाम में इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं कि द फ्यूचर वी वांट जो थीम थी वो रियो +5 से संबंधित थी, रियो 10 से संबंधित थी, रियो 20 से संबंधित थी। ठीक है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि द फ्यूचर वी वांट जो थीम थी वो रियो +20 से संबंधित थी। रियो +20 में जो कॉन्सेप्ट निकल के सामने आए और जिस पर चर्चाएं की गई, जिस कॉन्सेप्ट को बेस बनाया गया, वो था सतत विकास को बढ़ावा देना। क्या करना? सतत विकास को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जारी रखना। ठीक है, और इसी में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो सामने आया वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जारी रखते हुए, कंटिन्यू रखते हुए हरित अर्थव्यवस्था को अपनाना। हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमिक को बढ़ावा देना या ग्रीन इकोनॉमी को अपनाना। ठीक है, क्या लक्ष्य सामने आए? तो रियो +20 में जो दो लक्ष्य सामने आए, उन दो लक्ष्यों में पहला लक्ष्य ये था कि सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, ताकि वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी कोई नुकसान ना हो, भावी पीढ़ी भी फायदे में रहे। दूसरा, सतत विकास के साथ साथ ग्रीन इकोनॉमिक को भी बढ़ावा देना, उसको अपनाना। ये दो मेन फोकस बिंदु थे रियो +20 के। ठीक है, इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे और चलते हैं आप इसके अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं कि वो क्या है।